एपिसोड शुरू होता है जब कोटोनो ने आराता को बाथरूम में पीछे से पकड़ लिया था, जिसे देखकर आराता हैरान रह जाता है। दूसरी ओर ओका जब सिबलिंग मैरिज की बात सुनती है तो उसे ये बात काफी अजीब लगती है। शियोन बताता है कि वो सिर्फ एक एग्जाम्पल दे रहा था और वैसे भी सिबलिंग्स के बीच शादी लीगल नहीं है। जिसके बाद शियोन कुछ उलझी बातें करने लगता है, जिससे ओका को काफ़ी अजीब महसूस होता है। वो कहती है कि आराता उसे गंदी नज़रों से देख रहा था और उसके कपड़ों पर भी कमेंट किया था। इस पर शियोन चुप हो जाता है। ओका फिर पूछती है कि गेमिंग रूम में आराता और कोटोनो के बीच क्या हुआ था, क्योंकि उसने देखा था कि आराता ने कोटोनो को पिन डाउन किया हुआ था। शियोन कहता है कि उसे पूरी बात पता है, लेकिन आराता ने किसी को भी बताने से मना कर दिया है। ओका फिर कहती है कि उन्होंने ये मान लिया है कि आराता का लस्ट ओवरफ्लो हो गया था, इसीलिए उसने अपनी सिस्टर पर मूव्स लगाने शुरू कर दिए। लेकिन उसे लगता है कि इसके पीछे कोई और स्टोरी भी है। ये सुनकर शियोन चुप हो जाता है और आखिर में पूरी सच्चाई बता देता है कि कोटोनो ने आराता से प्यार का इजहार किया था और उसे ज़बरदस्ती पकड़ लिया था। ये सुनकर ओका चौंक जाती है और ज़ोर ज़ोर से बोलने लगती है। शियोन उसे शांत करवाता है और कहता है कि आराता ने साफ मना कर दिया था। ये सब सुनने के बाद ओका को यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि उसने कभी सोचा नहीं था कि कोटोनो आराता को पसंद कर सकती है। शियोन कहता है कि उस उम्र में बच्चे रिस्पेक्ट को अक्सर प्यार समझ लेते हैं। ये सुनकर ओका बोल पड़ती है कि तुम बस 1 साल बड़े हो, ज़्यादा ज्ञान मत दो। इस पर शियोन चुप रह जाता है। असली दिक्कत ये थी कि कोटोनो को अब ये पता चल चुका था कि वे रियल सिबलिंग्स है, तो अब पता नहीं वो क्या करने वाली है। दूसरी तरफ कोटोनो फिर से अपना प्यार जाहिर करती है, लेकिन आराता साफ मना कर देता है। ये सुनकर कोटोनो पूछती है कि क्यों, क्या मैं बुरी हूँ? और वो कहती है कि उसने रिसर्च भी किया है कि स्टेप सिबलिंग्स आपस में शादी कर सकते हैं। इस पर आराता जवाब देता है कि ऐसा कुछ नहीं है, तुम बस बहुत अच्छी हो। लेकिन सच्चाई ये है कि तुम्हारी उम्र के बच्चे अक्सर रिस्पेक्ट को भी लव समझ बैठते हैं। चाहे हम ब्लड रिलेटेड नहीं हो, फिर भी मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ और मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं तुम्हारी हिफाजत करूँ। और ये कहने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ कोटोनो सोचने लगती है, काश कोई मुझे ये बता दे कि ये प्यूबर्टी आखिर ख़त्म कब होगी। तभी सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है कि बाथरूम के बाहर एक तीसरा पर्सन उनकी बातें सुन चुका था। फिर सीन कट होता है और उनके डैड को दिखाया जाता है, जो उनकी माँ की फ़ोटो के सामने खड़े होकर बोल रहे होते हैं कि उन्होंने अपना वादा पूरा कर दिया है। तभी बानरी वहाँ पहुँच जाती है। उधर आराता जैसे ही अपने रूम में पहुँचता है, वहाँ उसे सेहा मिलती है। वो पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? इस पर सेहा पूछती है कि तुम कहाँ गए थे? ये सुनकर आराता थोड़ा घबरा जाता है और कहता है बस वो थोड़ा घूमने गया था। लेकिन सेहा को उस पर यकीन नहीं होता। फिर आराता खुद पूछता है कि असली बात यह है कि तुम मेरे रूम में क्या कर रही हो? सेहा उसका जवाब नहीं देती और कहती है कि हम सब में से तुम्हारा रूम सबसे छोटा है, फिर भी सबसे बड़ा लगता है। क्या तुम्हें याद है जब तुमने 10 साल की उम्र में ओका से स्टोन पेपर सीजर्स में हारने के बाद सबसे छोटा रूम लिया था? आराता अब भी समझ नहीं पा रहा था कि सेहा उसके रूम में क्यों आई है। तभी वो आराता के सामने आ जाती है और अचानक उसे बेड पर पिन डाउन कर देती है और उसके ऊपर बैठ जाती है। ये देखकर आराता पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है और पूछता है कि तुम क्या कर रही हो? सेहा कहती है कि ये हमारा टॉप सीक्रेट होने वाला है और फिर अचानक आराता को कसकर गले लगा लेती है। आराता सोचने लग जाता है, कोटोनो के बाद अब इसे क्या हो गया? लेकिन तभी सेहा बोलने लग जाती है कि तुम्हारे अंदर कोई भी एबनॉर्मलिटी नहीं है। ये सुनकर आराता हैरान रह जाता है। फिर सेहा सच्चाई बताने लग जाती है कि उसने बाथरूम में उन दोनों को देख लिया था और वो बस आराता का टेस्ट ले रही थी ताकि वो कोटोनो के साथ कुछ गलत ना कर बैठे। ये सुनकर आराता और भी ज़्यादा हैरान हो जाता है और पूछता है कि तुमने कितना देख लिया? सेहा बिना हिचकिचाए जवाब देती है, सब कुछ। फिर वो कहती है कि वो भी नहीं चाहती कि उनके बीच भाई बहन का रिश्ता खराब हो जाए। आराता भी समझ जाता है कि सेहा बस अपनी बहन को प्रोटेक्ट करना चाहती थी, लेकिन कम से कम कोई और तरीका भी अपना सकती थी। तभी सेहा बोलने लग जाती है, क्या तुम्हें पता है कि हमारी कंट्री में सिबलिंग मैरिज इलीगल है? इसके पीछे सोशल कस्टम के साथ साथ बायोलॉजिकल फैक्टर्स भी जिम्मेदार है। अगर क्लोज रिलेटिव्स के बीच में बच्चा हो तो उसके कमज़ोर पैदा होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, इसीलिए ऐसा करना मना है। जब डैड ने ये बताया कि वो दोनों सिबलिंग्स नहीं है, तब से अब ये देखना है कि कोटोनो वर्ड से कब तक मानेगी। और अगर हमारी सिचुएशन को देखा जाए तो फिजिकल रिलेशन पॉसिबल है, क्योंकि हम ब्लड रिलेटेड नहीं है। ये सुनकर आराता पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाता है।
लेकिन तभी सेहा कहती है कम से कम एक बात तो सही है, तुम नॉर्मल बिहेव कर रहे हो। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। अब इतना सब कुछ एक ही दिन में हो जाने के बाद आराता बस सारी बातों को सोचने लग जाता है। 16 साल से वो सब एक दूसरे को भाई बहन की तरह ही जानते थे, लेकिन अब अचानक उन्हें पता चलता है कि वो ब्लड रिलेटेड ही नहीं है। फिर सीन शिफ्ट होता है और अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है। आराता के दिमाग से अब तक बीती सारी बातें निकली नहीं थी और वो लगातार उसी के बारे में सोच रहा था। वो रेडी होकर जैसे ही स्कूल के लिए निकलने लगता है, उसकी नज़र पड़ती है कोतोनो पर, जिसे बानरी ने अपना नर्सिंग होम वाला ड्रेस पहना दिया था। साथ ही वो आराता को टीज करने लग जाती है, जिसे सुनकर आराता थोड़ा गुस्सा हो जाता है। लेकिन बानरी तो बस मस्ती कर रही थी और थोड़ी देर बाद वो रोने का ड्रामा भी कर देती है। थोड़ी बहुत मस्ती के बाद सब स्कूल के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में आराता और शियोन बात करने लगते हैं कि कैसे कल का दिन इतना ड्रामा से भरा था, लेकिन फिर भी उनकी बहनें आज ऐसे बिहेव कर रही है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। दूसरी तरफ बाकी लोग भी उन्हें देखकर वैसे ही खुश थे जैसे हमेशा रहते थे। शियोन बताता है कि किसी को भी ये आइडिया नहीं है कि वो सब रियल सिबलिंग्स नहीं हैं, और अगर कभी यह सच्चाई सामने आ गई तो किसी का क्या रिएक्शन होगा ये सोचना भी कितना मुश्किल है। इसके बाद स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ सभी भाई बहनों का दिन एकदम नॉर्मल तरीके से बीतता है। क्लासेस, हंसी मजाक और हल्की फुल्की मस्ती के साथ। फिर स्कूल के बाद का सीन दिखाया जाता है। आराता जैसे ही बाहर निकलने वाला होता है, उसके मन में अब भी वही सारी बातें घूम रही थी और वो उन्हें अपने दिमाग से निकाल ही नहीं पा रहा था। तभी वहाँ मिनामी आ जाती है। उसे काफ़ी टाइम बाद क्लब एक्टिविटीज़ से छुट्टी मिलती है। आराता सोचने लगता है कि मिनामी हमेशा की तरह कितनी चीयरफुल लग रही है, मानो कुछ भी बदला नहीं हो। उसके बाद दोनों साथ में निकलते हैं और रास्ते में आराता मिनामी की तारीफ करता है। मिनामी बताती है कि वो बस अपना पैशन फॉलो कर रही है। साथ ही वो ये भी कहती है कि आराता भी काफ़ी अच्छा स्पोर्ट्स में है। इस पर आराता कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन तभी वहाँ 3 फैन गर्ल्स आ जाती है जो मिनामी की भर भर कर तारीफ करने लगती है, उसका ऑटोग्राफ भी मांगती है। और उनके जाने के बाद आराता थोड़ा हैरान रह जाता है। मिनामी बताती है कि एक बार उसने मैन क्लोथ्स में फ़ोटो खींच ली थी और जब से वो फ़ोटो सर्कुलेट हो गई है तब से ऐसे इंसिडेंट होना स्टार्ट हो गए हैं। अब ये सुनकर आराता थोड़ा डिप्रेस्ड हो जाता है क्योंकि उनके पास फिलहाल कुछ करने को नहीं था। आराता कहता है कि चलो घर जाने के बजाय कैरियोके चलते हैं। ये सुनकर मिनामी थोड़ी घबरा जाती है और आखिरकार सच्चाई बता देती है कि वो एप्टीट्यूड टेस्ट में फेल हो गई है और इसी वजह से उसे क्लब से छुट्टी मिली है। आराता सीरियस हो जाता है और कहता है कि ये छुट्टी नहीं है, तुम्हें सप्लीमेंट्री क्लासेस करनी होगी। फिर वो सोचते हुए कहता है कि भाई बहनों में से अगर कोई भी पढ़ाई में सबसे कमज़ोर है तो वो मिनामी ही है, लेकिन स्पोर्ट्स में वो सबसे ज़्यादा टॉप पर है। फिर आराता मिनामी से कहता है कि अब मैं तुम्हें पढ़ाऊँगा। इसके बाद सीन कट होता है और हमें कैरियोके का सीन दिखाया जाता है, जहाँ आराता उसे पढ़ा रहा होता है। मिनामी बोलती है कि हाँ, उसे सब कुछ समझ में आ रहा है, लेकिन जैसे ही आराता उसका छोटा सा टेस्ट लेता है वो एक भी सवाल का जवाब नहीं दे पाती। तभी मिनामी अचानक से गाना गाना शुरू कर देती है और उसके गाने के लिरिक्स इतने फ़नी होते हैं क्योंकि वो गा रही होती है कि मुझे कभी भी पढ़ाई नहीं करनी है, मैं सिर्फ टेनिस खेलना चाहती हूँ। उसके इस मज़ेदार गाने को सुनकर आराता भी अपनी हंसी रोक नहीं पाता और दोनों उस पल को एंजॉय करने लगते हैं। आराता सोचता है कि ये लड़की हर सिचुएशन में इतनी चीयरफुल कैसे रहती है, शायद इसी वजह से इसके लिए चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जैसे ही उनका टाइम ख़त्म होता है और वो दोनों बाहर निकलते हैं, आराता की नज़र एक लड़की पर पड़ती है, वही लड़की जो उसे पसंद थी। आराता एकदम से छुप जाता है और यह बात मिनामी भी नोटिस कर लेती है। थोड़ी देर बाद जब वो लोग बाहर होते हैं, आराता फिर से कहता है कि तुम्हें पढ़ाई पर काफ़ी ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। इस पर मिनामी एकदम सीरियस होकर बोलती है, तुम्हें पता है ना कि पिछला दिन कितना अनएक्सपेक्टेड था। आराता अपना ओपिनियन पूछता है और मिनामी बताती है कि वो काफ़ी क्यूरियस है कि उसके रियल पेरेंट्स कौन है। साथ ही उसे अपनी छोटी बहन की चिंता हो रही है। फिर वो अचानक बोलती है, और ऊपर से तुम तो मेरे बड़े भाई भी नहीं हो, तो अब मैं तुम्हें सेनपाई भी बुला सकती हूँ। और ये सुनकर आराता एकदम शॉक्ड हो जाता है, जिसे कुछ पल उसकी सांस ही थम गई हो। और तभी मिनामी बोलने लग जाती है, भले ही जिस लड़की को तुम पसंद करते हो और उसके पास पहले से बॉयफ्रेंड हो, लेकिन तुम्हें दुखी होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सुनकर आराता चौंक कर पूछता है
तुम्हें ये सब कैसे पता चला? मिनामी स्माइल करते हुए जवाब देती है, ओका ने बताया था। ये सुनते ही आराटा का दिमाग घूम जाता है और उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि मिनामी को भी ये बात पता होगी। इसके बाद मिनामी थोड़ी बहुत उसकी तारीफ भी करती है, लेकिन आराटा तुरंत कहता है घर जाकर पढ़ाई करनी है, भूल मत जाना। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें घर का सीन दिखाया जाता है जहां मिनामी ओका को केक्स देती है, साथ ही वो उसके एयरपोर्ट्स भी वापस करती है जो मिल चुके थे। मिनामी माफ़ी भी मांगती है उनके खो जाने के लिए, लेकिन ओका एयरपोर्ट्स वापस पकड़ाती है और कहती है फिर से गुम मत कर देना। फिर वो केक्स लेकर वहाँ से चली जाती है, शायद सभी के साथ बैठकर खाने के लिए। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।